हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? मियोसिस। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और यदि पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, टर्म मियोसिस किसने दिया? तो आंसर देंगे फार्मर एंड मुरे ने दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मियोसिस डिस्कवर बाय, तो आंसर बदल जाएगा, वान बेंडन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, आखिर मियोसिस क्या होती है? तो जरा देखें ध्यान से। ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जिससे प्रोजेनीज बनती हैं। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, प्रोजेनी भी डिप्लॉयड होती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? फ्यूजन किसका? गैमीट का। फ्यूजन ऑफ गैमीट को कहते क्या हैं? फर्टिलाइजेशन। गैमीट की खास बात होती है कि गैमीट तो हेप्लॉयड होते हैं, मतलब गैमीट एन होते हैं और 2n के गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? 2n की प्रोजनी बनती है। तो एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ऑर्गेनिज्म ही तो गैमीट बनाता है। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, गैमीट हेप्लॉयड है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा सेल डिवीजन जरूर है जो क्रोमोसोम की संख्या को चेंज कर देता है। पेरेंट में जो भी क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, गैमीट में उसकी जस्ट हाफ पाई जाती है। ऐसा कोई भी सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम की संख्या को रिड्यूस करके हाफ कर दे, उसी डिवीजन को कहते हैं क्या? मियोसिस। क्योंकि क्रोमोसोम संख्या हाफ हो रही है, इसी नाते इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस क्या है? तो ये एक प्रकार का ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम संख्या पेरेंट सेल से जस्ट हाफ हो जाती है। किसमें? डॉटर सेल। जैसे ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाता है तो ये क्या होता है? हेप्लॉयड होता है। एक और बात, फर्टिलाइजेशन वो इवेंट है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड स्टेट को फिर से मेंटेन कर देता है। जैसे फ्यूज करेंगे फिर से डिप्लॉयड हो जाएगा, कल को ये पेरेंट बनेगा तो फिर से मियोसिस करेगा, फिर से गैमीट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से प्रोजनी बनेगी। जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहता है। अब सवाल है कि मियोसिस किस सेल में होता है और कब होता है? तो ध्यान से देखेंगे, मियोसिस कब होता है? तो अभी मैंने देखा था कि जब पेरेंट सेल से क्या बनता है? गैमीट बनता है। इसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी? गैमीटोजेनेसिस। मियोसिस कब होती है? आंसर देंगे गैमीटोजेनेसिस के दौरान होती है, या कह सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन के लिए होती है। पेरेंट सेल जो मियोसिस डिवीजन करके गैमीट बनाती है उसको कहते क्या हैं? मियोसाइट। मियोसाइट क्या होती है? डिप्लॉयड सेल होती है और यह रिडक्शन डिवीजन करके क्या बनाती है? हेप्लॉयड गैमीट बनाती है। बहुत बार पूछा गया मियोसाइट में कौन सा डिवीजन होता है? आंसर देंगे रिडक्शन डिवीजन या क्या? मियोसिस। ये तो सेल की बात हो गई। एक बात तो हमको अच्छे से याद होनी चाहिए, मियोसिस किस सेल में होती है? तो मियोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल। मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में ही होती है, कभी भी हेप्लॉयड सेल में नहीं होती। माइटोसिस का क्या है? वो हेप्लॉयड में भी हो सकती है और डिप्लॉयड में भी हो सकती है।
क्या मियोसिस सिर्फ गैमेटोजेनेसिस में होती है या क्या मियोसिस सिर्फ मियोसाइट में होती? ऐसा नहीं है, कुछ और भी डिप्लॉयड सेल हैं जिसमें मियोसिस हो सकती है। कौन कौन सी, उसको देखते हैं टाइप ऑफ मियोसिस में। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मियोसिस। फर्स्ट, गैमेटिक मियोसिस। नाम ही बता रहा है कि जब गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो तो उसको क्या कहेंगे? गैमेटिक मियोसिस। इससे क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। किस सेल में होगा? तो आंसर देंगे गैमीट मदर सेल। जैसे कौन सी? आंसर देंगे मियोसाइट। मियोसाइट एक प्रकार की डिप्लॉयड सेल है, मियोसिस करके क्या बना लेगी? गैमीट। और गैमेटिक मियोसिस किसमें देखने को मिलती है? तो आंसर देंगे एनिमल्स में देखने को मिलती है। दूसरी टाइप की जो मियोसिस होती है वो है स्पोरिक मियोसिस, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो। स्पोर भी कैसा होता है? हैप्लॉयड होती है। कौन सी सेल बनाती होगी? तो सेल तो डिप्लॉयड ही होगी। कौन सी? आंसर देंगे स्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड होती है और मियोसिस करके क्या बनाती है? स्पोर। खास बात ये है कि स्पोरिक मियोसिस किस में होती है? तो आंसर देंगे प्लांट में, ब्रायोफाइटा में होती है, टेरिडोफाइटा में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है और एंजियोस्पर्म में होती है। एंजियोस्पर्म का आपको याद ही होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल दोनों रिडक्शन डिवीजन करेंगे, इससे बनेगा माइक्रोस्पोर और इससे बनेगा मेगास्पोर। तीसरी जो मियोसिस होती है इसको कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस और ये बहुत स्पेशल है। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब जाइगोट में मियोसिस हो जाए। जाइगोट तो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस किसमें देखने को मिलती है? तो सिर्फ और सिर्फ एल्गी में देखने को मिलती है। और इसी नाते एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है। जब जाइगोट की माइटोसिस होती है तो एम्ब्रियो बनता है, लेकिन अगर जाइगोट की मियोसिस होगी तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो जाइगोटिक मियोसिस किस में देखने को मिलती है? आंसर देंगे एल्गी। फंजाई में फिर क्या होता है? तो फंजाई में याद रखेंगे, फंजाई में दो जगह मियोसिस देखने को मिलती है, एक एस्कोकार्प में और एक बेसिडियोकार्प में। एस्कोस्पोर बनाने के लिए और बेसिडियोस्पोर। तो एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प में मियोसिस होती है एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन के लिए। मियोसिस के सभी स्टेप्स को डिटेल में पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। मियोसिस दो पार्ट में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट ही एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन होता है, इसी में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है। मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, मियोसिस फर्स्ट होगी तो दो डॉटर सेल बनेंगी और दोनों हैप्लॉयड होंगी। लेकिन यही दोनों हैप्लॉयड सेल जब मियोसिस सेकंड में जाएंगे, यही दोनों हैप्लॉयड सेल जब मियोसिस सेकंड में जाएंगे तो हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बन रही है, इसका मतलब माइटोसिस ही है। तो ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। तो होगा क्या? एक डॉटर सेल से दो हैप्लॉयड सेल, दूसरी डॉटर सेल से दो हैप्लॉयड सेल। तो फाइनली जब मियोसिस कंप्लीट होंगी तो कितनी हैप्लॉयड सेल मिलेंगी? 4 हैप्लॉयड सेल्स।
याद रखिएगा, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल मिलती हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल मिलती हैं, और दोनों चारों के चारों क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। मियोसिस फर्स्ट होने से पहले क्या होगा, इंटरफेज होगी। और इंटरफेज में होता क्या है, इसमें इंटरफेज में एस फेज होगी, और अगर एस फेज होगी तो हमें फिर क्या देखने को मिल जाएगा, डीएनए का डुप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इंटरफेज में और भी G1 SG2 होते हैं, तो इंटरफेज में क्या हो जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस भी हो जाएगी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो मियोसिस फर्स्ट होने से पहले डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, और इंटरफेज कंप्लीट होगा तो मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट होगी तो 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे, लेकिन दोनों डॉटर सेल मियोसिस सेकेंड में जाने से पहले किस में जाएंगे, इंटरकाइनेसिस में जाएंगे। अब इंटरकाइनेसिस क्या है, इंटरकाइनेसिस में एस फेज नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरकाइनेसिस में जब एस फेज नहीं होगी तो क्या डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, नहीं होगा, तो विदाउट डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ होती है तो यहाँ पर भी आरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद दोनों हैप्लॉइड सेल किस में चली जाएंगी, मियोसिस सेकेंड में, और हमें फाइनली क्या मिल जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल। तो कहने का मतलब ये है कि मियोसिस फर्स्ट कब शुरू होता है, डीएनए के डुप्लीकेशन के बाद शुरू होता है, लेकिन मियोसिस सेकेंड कब शुरू होता है, बिना डीएनए के डुप्लीकेशन के शुरू होता है। तो कंप्लीट मियोसिस में क्या हो रहा है, कंप्लीट मियोसिस में 2 साइकिल चलती हैं, 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और 2 बार सेल का डिवीजन होता है। ये पहली बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और फिर सेल का डिवीजन हुआ, 2 डॉटर सेल मिली, और ये दूसरी बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और सेल का डिवीजन हुआ तो 4 डॉटर सेल मिली। तो मियोसिस के बारे में हम याद रखेंगे, 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं, किसके, न्यूक्लियर डिवीजन के और किसके, सेल डिवीजन के। लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन कितनी बार होता है, 1 बार होता है। कब, मियोसिस फर्स्ट के पहले होता है, मियोसिस सेकेंड के पहले कभी भी डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हुई, 2 बार, साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुई, 2 बार, न्यूक्लियर डिवीजन कितनी बार हुआ, 2 बार, सेल डिवीजन कितनी बार हुआ, 2 बार, डीएनए डुप्लीकेशन कितनी बार हुआ, 1 बार। अब मियोसिस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कभी कभार एग्जामिनर पूछता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम डीएनए कंटेंट कितना है या क्रोमोसोम कंटेंट कितना है, नंबर कितना है, तो देखते कैसे निकालते हैं। ये पेरेंट सेल है, इसमें पेरेंट सेल क्रोमोसोम संख्या कितनी दी हुई है, 2n, और ये पेरेंट सेल डीएनए कंटेंट है, कितना दिया है, 2c दिया है। जैसे ही इंटरफेज होगी, अभी मैंने आपको बताया कि इंटरफेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन डीएनए के डुप्लीकेशन से क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं होती है। तो जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एस फेज जब गुजर जाएगा, उसके बावजूद भी पहले भी 2n थी, बाद में भी 2n रहेगी, लेकिन इंटरफेज में डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है तो 2c से क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा। इंटरफेज के बाद मियोसिस फर्स्ट होती है, और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, अभी मैंने बताया क्रोमोसोम संख्या हाफ हो जाती है, मतलब 2n से क्या हो जाएगा, n। तो जब क्रोमोसोम संख्या हाफ हो जाएगी तो डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाएगा, 4c से क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंटरकाइनेसिस होगी। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है, तो ना तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा और ना तो डीएनए का कंटेंट चेंज होगा। इसी नाते इंटरकाइनेसिस के दौरान पहले भी n था, बाद में भी n रहेगा। इंटरकाइनेसिस से पहले भी 2c था और बाद में भी क्या होगा, 2c होगा। इसके बाद होगी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड तो माइटोसिस जैसी होती है, क्रोमोसोम संख्या वही रहेगी जो पेरेंट सेल में है। पेरेंट सेल यहाँ पर क्या है, n, डॉटर सेल भी क्या रहेगी, n, तो क्रोमोसोम संख्या तो n ही रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट चेंज हो जाता है। डीएनए कंटेंट 2c से क्या हो जाता है, c हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगी तो पेरेंट सेल में 4c होगा। ये मान लेते हैं पेरेंट सेल 4c है, और मियोसिस फर्स्ट हो गई तो 2 सेल बनेंगी, एक 2c की बनेगी, दूसरी भी 2c की बनेगी। और अब ये दोनों मियोसिस सेकेंड में जाएंगी, और जब मियोसिस सेकेंड में जाएंगी तो 2c से 1c की ये बन जाएगी, 1c की, और ये भी तो जाएगी
तो एक सी की ये बन जाएगी, एक सी की ये जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 4C वाली पेरेंट सेल जब 4 हेप्लॉइड सेल बनाएगी तो सब में C DNA कंटेंट होगा। तो याद रखेंगे कि किसी पर्टिकुलर मियोसिस के बाद डॉटर सेल में DNA कंटेंट C मिलेगा और क्रोमोसोम संख्या N मिलेगी। अब हम लोग मियोसिस को डिटेल में देखेंगे। मियोसिस दो प्रकार की, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन। कहेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट 4 फेज में डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, फिर क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट, और फिर क्या होगा, टीलोफेज फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। और साइटोकाइनेसिस जब फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी तो 2 डॉटर सेल मिल जाएंगी। फिर क्या होगी, इंटरकाइनेसिस होगी। क्या शुरू होगा, इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस के बाद क्या स्टार्ट होगा, तो आंसर देंगे कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। और कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में भी क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, फिर क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड, फिर क्या होगा, एनाफेज सेकेंड, और फिर क्या होगा, टीलोफेज सेकेंड। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस सेकेंड। और साइटोकाइनेसिस सेकेंड के बाद हमको 4 डॉटर सेल मिल जाएंगे जो कि क्या होंगी, हेप्लॉइड। तो कितने स्टेप हो गए, हमें पहले मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट पढ़नी है। उसके बीच फिर इंटरकाइनेसिस होगा। इवेंट में आपको बता चुका हूँ कि इसमें DNA का डुप्लीकेशन नहीं होता है, केवल RNA और प्रोटीन बनती है। और फिर कैरियोकाइनेसिस शुरू हो जाएगी सेकेंड की, और उसमें भी हमें क्या मिलेगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, और फाइनली हमको क्या मिलेगी, साइटोकाइनेसिस सेकेंड, और जिससे हमें 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल मिल जाएंगे। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज फर्स्ट। अभी हमने बताया था कि मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट होगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज होगा। प्रोफेज फर्स्ट पर 2-3 क्वेश्चन हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा मियोसिस की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, तो आंसर देंगे प्रोफेज फर्स्ट। माइटोसिस की तुलना में भी प्रोफेज फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस पूछेगा, आंसर क्या देंगे, प्रोफेज फर्स्ट। इसके अंदर अगर पूछेगा तो आंसर बता देंगे क्या, पैकेटीन फेज, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रोफेज फर्स्ट 5 फेज में डिवाइड है, कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। खास बात यह है कि प्रोफेज को 5 फेज में जो ये बांटा गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में, ये किस आधार पर बांटा गया है, तो आंसर देंगे क्या, क्रोमोसोमल बिहेवियर। पूछा गया सवाल है, प्रोफेज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 5 फेज ऑन बेसिस ऑफ द, आंसर देंगे क्रोमोसोमल बिहेवियर। अब हम लोग एक एक करके मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की 5 फेज को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या देख लेते हैं। आप लोगों को पता ही है
कि मियोसिस फर्स्ट में 5 फेज होती कौन सी, लेप्टोटीन इसका डायग्राम बना है, जाइगोटीन इसका डायग्राम बना है, पैकीटीन इसके 2 डायग्राम बने हैं, डिप्लोटीन, और आखिरी में क्या होता है, डायाकाइनेसिस। किसी एक डायग्राम में जनरली बना क्या हुआ है, तो बाहर जो बना हुआ है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो डॉटेड बना हुआ है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है। बार बार सभी डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेज की डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बारे में 3 बातें केवल हमको याद रखनी है। क्या, सबसे पहला, लेप्टोटीन में क्या होता है, तो आंसर देंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल बिगिन। जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा वैसे क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे। इसी नाते क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल इन लेप्टोटीन स्टेज। देखिए लेप्टोटीन में ये देखिए 4 क्रोमोसोम हमें देखने को मिल रहे हैं, 2 पैटर्नल क्रोमोसोम और 2 मैटरनल क्रोमोसोम। पहला सवाल, क्रोमोसोम सबसे पहली बार किस स्टेज में देखने को मिलेंगे, आंसर देंगे लेप्टोटीन में। दूसरा क्वेश्चन, लेप्टोटीन के जो क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, आंसर देंगे थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। फिर से बोल रहे हैं, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेप्टोटीन के जो क्रोमोसोम होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आंसर देंगे विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप। चौथा क्वेश्चन है, लेप्टोटीन के जो क्रोमोसोम होते हैं उनका बीडेड अपीयरेंस होता है। बीडेड अपीयरेंस क्यों होता है, क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर तो पाया ही जाता है, सेंट्रोमियर के अलावा इसके क्रोमैटिन पर बीच बीच में मोती के दाने जैसे मतलब कंडेंस क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है। उस कंडेंस क्रोमैटिन मटेरियल को कहते क्या है, क्रोमोमर। तो क्रोमोमर क्या है, कंडेंस क्रोमैटिन मटेरियल है। कंडेंस क्रोमैटिन मटेरियल के नाते क्रोमोसोम का शेप कैसा हो जाता है, बीडेड इन अपीयरेंस। तो 3 बातें हमें टिप पे याद रखनी है। क्रोमोसोम फर्स्टली विजिबल इन लेप्टोटीन, बीडेड अपीयरेंस किसमें है, लेप्टोटीन। क्यों होता है, क्रोमोमर के नाते होता है। लेप्टोटीन के बाद क्या होता है, आंसर देंगे जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में देखते हैं, तो जैसे ही जाइगोटीन शुरू होती है, जाइगोटीन नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या होने वाली, पेयरिंग होने वाली है। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाइगोटीन में क्या होता है, तो आंसर देंगे पेयरिंग ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम। किस क्रोमोसोम को होमोलागस कहते हैं, ऐसा क्रोमोसोम जिसका शेप, जिसका साइज और जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम हो, ऐसे क्रोमोसोम को होमोलागस क्रोमोसोम कहते हैं। और इनकी पेयरिंग किसमें होती है, आंसर देंगे जाइगोटीन। इनकी पेयरिंग को कहते क्या हैं, आंसर देंगे साइनेप्सिस। फिर से याद रखेंगे, साइनेप्सिस क्या है, आंसर देंगे पेयरिंग ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एट, आंसर देंगे जाइगोटीन। दूसरा क्वेश्चन, साइनेप्सिस के बाद क्रोमोसोम का जो पेयर बनता है इसको बाईवैलेंट कहते हैं। और प्रत्येक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, इसी नाते कितनी क्रोमेटिड होंगी, 2, इस नाते इसको कहते क्या है, बाईवैलेंट डायड। तो बाईवैलेंट डायड का फॉर्मेशन किसमें होता है, जाइगोटीन में। किसी एक बाईवैलेंट को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा और एक मैटरनल क्रोमोसोम। इसमें भी ये पैटर्नल क्रोमोसोम होगा और ये मैटरनल क्रोमोसोम। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और बनेगा क्या, बाईवैलेंट डायड, कहेंगे क्या, साइनेप्सिस। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पलट देते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कब, आंसर देंगे जाइगोटीन। तो जाइगोटीन की केवल 2 बातें याद रखनी है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम या साइनेप्सिस, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहेगी, सेल मेम्ब्रेन ऐसे रहेगी, न्यूक्लियोलस भी बना रहेगा। जाइगोटीन के बाद आएंगे पैकीटीन। पैकीटीन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्यों,
पहला क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज 1, आंसर देंगे पैकीटीन। दूसरा क्वेश्चन, डिप्लोटीन में जो बाइवैलेंट डायड कंडीशन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? होता क्या है, जैसे पैकीटीन स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम में लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग के नाते जो एक क्रोमैटिड थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 क्रोमैटिड में। तो पहले एक पेयर में कितने क्रोमैटिड थे? 2 क्रोमैटिड थे। अब एक पेयर में कितने हो जाएंगे? 4 क्रोमैटिड हो जाएंगे और इसको कहेंगे बाईवैलेंट टेट्राड। बाईवैलेंट टेट्राड में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन क्रोमैटिड कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 क्रोमैटिड इन 1 पेयर। पलट के पूछते हैं बाईवैलेंट टेट्राड कब बनता है? आंसर देंगे पैकीटीन में। कैसे बनता है? क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, एक क्रोमैटिड से 2 क्रोमैटिड बन जाता है। तो पेयर में कितने हो जाएंगे? 4 क्रोमैटिड, और नाम क्या कहेंगे? बाईवैलेंट टेट्राड। एक क्वेश्चन, किसी बाईवैलेंट टेट्राड को ध्यान से देखें तो ये एक ही क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड हैं। एक ही क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, तो ये दोनों भी तो सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, ये दोनों भी तो सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। लेकिन पेयर में अगल बगल के इस क्रोमोसोम की ये क्रोमैटिड और इस क्रोमोसोम की ये क्रोमैटिड ये आसपास हैं, इनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। याद रखिएगा, पैकीटीन फेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर में जो डीएनए सेगमेंट का एक्सचेंज होता है वो किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। अर्ली पैकीटीन में हमको क्या देखने को मिलेगा? तो आंसर देंगे बाईवैलेंट टेट्राड देखने को मिलेगा। टेट्राड में एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड होती हैं? 2। तो पेयर में कितनी होंगी? 4। जैसे ही पैकीटीन आगे कंटिन्यू होती है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और उस जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। किसके बीच होता है? आंसर देंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। फिर से रिपीट करता हूँ, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, आंसर देंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस रिकॉम्बिनेशन में या क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम इन्वॉल्व होता, कौन सा? रिकॉम्बिनेज। और जिस जगह ये एक्सचेंज होता वहाँ नोड्यूल बन जाता, उसको कहते क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। पैकीटीन में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होने के नाते जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होती है। तो क्वेश्चन पूछता है सेल डिवीजन के किस फेज में जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होंगी? आंसर क्या देंगे? पैकीटीन। पैकीटीन के बाद डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में केवल 3 घटनाएं होनी। क्या? सबसे पहले जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है, पैकीटीन में भी हमें दिख रहा है, वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस में होता है? आंसर देंगे डिप्लोटीन में होता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे वैसे दोनों क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेपरेशन या बिगिनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम कब होती है? आंसर देंगे क्या? डिप्लोटीन। लेकिन जैसे क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सचेंज हुआ होता है उस जगह क्रोमोसोम जुड़े रह जाते हैं। इस पॉइंट को कहेंगे कियाज्मेटा पॉइंट। उससे होगा क्या? एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखो दिख रहा है, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? कियाज्मेटा। तो तीसरी घटना कौन सी हो गई? कियाज्मेटा फॉर्मेशन। तो डिप्लोटीन में केवल 3 काम हुए हैं। क्या? डिसोल्यूशन हुआ है, किसका? आंसर देंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। और क्या हुआ है? बिगिनिंग हुई है, किसकी?
सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाए हैं क्योंकि जिस जगह एक्सचेंज हुआ था वहां जुड़े रह गए और क्या बन गया, कियाजमेटा पॉइंट, जिससे एक शेप स्ट्रक्चर बना जिसका नाम क्या होगा, कियाजमाटा। तो 3 पहचान है डिप्लोटीन के, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बिगिनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, और तीसरा है कियाजमेटा फॉर्मेशन। डिप्लोटीन फेज कंप्लीट हो जाएगी, कियाजमेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम अलग होने की शुरुआत करेंगे लेकिन अलग नहीं हो पाएंगे। अब लास्ट स्टेज देखते हैं, डायाकाइनेसिस। होगा क्या, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो चुके हैं, क्रोमोसोम ने अलग होने की शुरुआत कर दी है लेकिन अलग नहीं हो पाए थे क्योंकि कियाजमेटा पॉइंट पर अभी अटैच हैं। और ज़्यादा अलग होने का प्रयास होगा तो धीरे धीरे जो कियाजमेटा है वो शिफ्ट होगा किधर की तरफ, टिप की तरफ। इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियाजमेटा। पहचान है डायाकाइनेसिस की। डायाकाइनेसिस कैरेक्टराइज बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियाजमेटा। जो कियाजमेटा है या वो पॉइंट जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो थोड़ा टिप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एक बात, दूसरा क्या होगा, ये चूंकि प्रोफेज की लास्ट फेज है तो प्रोफेज की लास्ट फेज होने के नाते इसमें डिसएपियर होने लगेगा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर हो जाएगा और देखिए यहाँ जो न्यूक्लियोलस दिख रहा है वो यहाँ नहीं बना हुआ है, इसका मतलब न्यूक्लियोलस भी डिसएपियर हो जाएगा। तो डिसएपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल का डिसअपीयरेंस किस स्टेज में होता है, आंसर देंगे डायाकाइनेसिस। और एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी क्या, स्पिंडल अपैरेटस अपीयर होने लगेंगे। तो डायाकाइनेसिस की केवल 3 पहचान है। पहला टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियाजमेटा, दूसरा डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल, और तीसरा अपीयरेंस ऑफ द क्या, स्पिंडल अपैरेटस। इस तरीके से प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब शुरू करते हैं मेटाफेज फर्स्ट। देखते हैं क्या है। अभी आपको पहले से ही पता है कि प्रोफेज के पैकीटीन में बाईवैलेंट टेट्राड बनता है। वो बाईवैलेंट टेट्राड मतलब एक क्रोमोसोम पेयर मेटाफेज के इक्वेटर पर अरेंज हो जाएगा। इक्वेटर पर जब अलाइन होंगे उसको कहते क्या है, कॉन्ग्रेशन। स्पेशल बात यह है कि मेटाफेज जो मियोसिस में हो रहा है, यहाँ जब क्रोमोसोम एलाइन होते हैं तो 2 मेटाफेजिक प्लेट पर एलाइन होंगे। क्यों 2 एलाइन होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम अकेले है ही नहीं, यहाँ तो पेयर में है। एक मेटाफेजिक प्लेट ये हो जाएगी, दूसरी मेटाफेजिक प्लेट ये हो जाएगी। तो पहला सवाल, मेटाफेज फर्स्ट में बाईवैलेंट क्रोमोसोम इक्वेटर पर एलाइन होते हैं लेकिन 2 मेटाफेजिक प्लेट पर। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, एलाइन होने के बाद ये ध्यान से देखते हैं कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बाहर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम काइनेटोकोर होता है। और काइनेटोकोर से क्या जुड़े होते हैं, आर्म स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल का अटैचमेंट बिल्कुल स्पेशल होता है। किस मामले में, एक क्रोमोसोम के आर्म स्पिंडल फाइबर एक पोल से अटैच होते हैं और दूसरे क्रोमोसोम के आर्म स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल से अटैच होते हैं। अगर ये माइटोसिस होती तो एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच होता है। यहाँ एक पोल से दूसरा क्रोमोसोम है और दूसरे पोल से दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, सिंपली इतना याद रखेंगे, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम एलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पर, इसको कॉन्ग्रेशन कहते हैं। दूसरा सवाल, कितनी मेटाफेजिक प्लेट, 2 मेटाफेजिक प्लेट होती हैं। तीसरा, एक क्रोमोसोम एक पोल से अटैच होता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल से अटैच होता है। किसके द्वारा, क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल। एक काइनेटोकोर एक पोल से, दूसरा क्रोमोसोम का काइनेटोकोर दूसरे पोल से। मेटाफेज पर अलाइनमेंट हो जाने के बाद क्या होता है, आंसर देंगे एनाफेज। अब एनाफेज 1 में क्या होगा, मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के बीच जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिजॉल्व हो चुका है। क्रोमोसोम अलग होने की शुरुआत कर चुके हैं लेकिन अलग नहीं हो पाए थे। अब वो समय आ गया है जब पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम अलग होंगे या जो बाईवैलेंट बना था वो ब्रेक हो जाएगा। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर बना था वो अब ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा देखिए,
क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल जो इस पोल से जुड़ी है ये छोटी होती जाएगी, इस क्रोमोसोम की माइक्रोट्यूब्यूल जो इस पोल से जुड़ी है वो भी छोटी हो जाएगी, तो ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछता है बाईवैलेंट क्रोमोसोम या होमोलॉगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं? आंसर देंगे एनाफेज में। दूसरा सवाल, कैसे सेपरेट होते हैं? तो जो क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल है वो छोटी होती जाती है, एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी पोल की तरफ मूव करेगा। तो क्रोमोसोम के बीच बीच में क्या हो जाएंगे? इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल, जिनकी लंबाई बढ़ती जाएगी। इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल की लंबाई बढ़ेगी और क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल की लंबाई घटेगी, जिससे क्रोमोसोम का पेयर अलग हो जाएगा। एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी पोल की तरफ जाएगा। याद रखेंगे एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम के पेयर का सेपरेशन होता है, किसी एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। अगर ये माइटोसिस की एनाफेज होती तो क्या हो जाता? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम पेयर अलग होते हैं, इसको डिसजंक्शन कहते हैं। क्रोमोसोम पेयर अलग होते हैं, कभी भी एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड अलग नहीं होते हैं। एनाफेज के बाद आएगा टीलोफेज। होगा क्या? टीलोफेज में दोनों पैटर्नल क्रोमोसोम एक पोल पर पहुंच जाएंगे, ये दोनों मैटरनल एक पोल पर पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी? क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो डीकंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा, तो फिर से क्रोमेटिन बनने लगेगा। और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगी। एक पोल पर जो क्रोमेटिन मटेरियल पहुंचेगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? डॉटर न्यूक्लियाई। और क्या अपीयर होने लगेगा? न्यूक्लियोलस। तो टीलोफेज में तीन घटनाएं होंगी। पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर पहुंच जाएंगे, एक। दूसरा, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा, क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा और क्रोमेटिन मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी, जिससे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगी और साथ में न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाएगा, तो बाकी सेल ऑर्गेनेल भी अपीयर हो जाएंगे। टीलोफेज 1 कंप्लीट होने का मतलब है कैरियोकाइनेसिस 1 कंप्लीट हो गई। एक चीज और हमें याद रखनी है, क्या? देखें ध्यान से, मेटाफेज पर क्रोमोसोम के इंड्स अभी अटैच थे, लेकिन एनाफेज पर क्रोमोसोम अलग हो गए, तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जो कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम होते हैं उसमें दो क्रोमेटिड होते हैं, उसमें से एक क्रोमेटिड तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, लेकिन दूसरा क्रोमेटिड क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट। इसमें थोड़ा सा हिस्सा इस क्रोमोसोम का है। ऐसे ही इसमें देखते क्या है, एक क्रोमेटिड तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, लेकिन दूसरा क्रोमेटिड में थोड़ा सा हिस्सा ग्रीन वाला यहाँ है और इसको क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट। तो किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, चाहे वो पैटर्नल हो चाहे वो मैटरनल हो, एक क्रोमेटिड क्या होगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट, और दूसरी क्रोमेटिड क्या होगी? रिकॉम्बिनेंट। इधर देखिए, यहाँ पर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट और ये रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो दोनों पोल पर, इस पोल पर भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, इस पोल पर भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। टीलोफेज 1 कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होगा? आंसर देंगे साइटोकाइनेसिस 1। और साइटोकाइनेसिस 1 में होगा क्या? एक जिसमें दो न्यूक्लियस बन चुकी हैं, अब हो जाएगा क्या? सेल पूरी तरीके से डिवाइड कर जाएंगे और दो डॉटर सेल मिलेंगे। इस डॉटर सेल का अपना न्यूक्लियस, इसका अपना न्यूक्लियस, ये भी हेप्लॉइड होगा और ये भी हेप्लॉइड होगा, और इसको कहते हैं डायड ऑफ सेल्स। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद दो हेप्लॉइड सेल मिलती हैं और दोनों हेप्लॉइड सेल को कहेंगे क्या? डायड ऑफ द सेल्स। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी तो टेट्राइड ऑफ द सेल मिलेगा। ठीक है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होगा? इंटरकाइनेसिस होगा। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है मैं बता चुका हूँ, उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन तो होता नहीं है, उसमें केवल आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इंटरकाइनेसिस कंप्लीट हो जाने के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस सेकेंड। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मियोसिस सेकेंड, जो कि कैसा होता है? बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है। मियोसिस फर्स्ट
कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तो जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी तो फिर से वही प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, टेनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड आएगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है क्योंकि 2 बार पढ़ ही चुके हैं। प्रोफेज वो फेज होती है जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होंगे वैसे क्या अपीयर हो जाएंगे, क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे। पहला सवाल। बाकी कुछ और चेंज क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल भी डिसअपीयर हो जाएंगे और क्रोमोसोम हमें दिखने लगेंगे। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम इक्वेटर पर एलाइन होते हैं और इक्वेटर पर एलाइन इस प्रकार से होंगे कि एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, क्योंकि यहाँ पेयरिंग तो है ही नहीं, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट होगी। एक ही क्रोमोसोम का एक काइनेटोकोर एक पोल तरफ से होगा और इस क्रोमैटिड का काइनेटोकोर इस पोल से। तो अटैचमेंट बड़ा स्पेशल होगा। एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच होगा। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, एक क्रोमैटिड का काइनेटोकोर इस पोल से और दूसरी क्रोमैटिड का काइनेटोकोर इस पोल से अटैच होगा। याद रखिएगा, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट होगी, एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच होगा, बाकी कोई विशेष चीज़ नहीं होगी। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, अब एनाफेज सेकेंड में देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरी क्रोमैटिड है। एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगी। तो जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगी तो क्रोमोसोम की लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हो गई। लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। कैसे होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स से होता है। उसके बाद होगा क्या, आर्म स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगेंगे, एक क्रोमैटिड एक पोल की तरफ जाने लगेगा, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल पर जाने लगेगा। और किसी एक क्रोमैटिड को कहते क्या हैं, डॉटर क्रोमोसोम। अब डॉटर क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड होगा। एनाफेज सेकेंड में जो डॉटर क्रोमोसोम है उसमें एक ही क्रोमैटिड होगा, लेकिन मेटाफेज सेकेंड में जो क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमैटिड होते हैं। एनाफेज सेकेंड में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हुई है और एक डॉटर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, दूसरा डॉटर क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ मूव करने लगता है और उसी में हमें शेप ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। फिर टीलोफेज में क्या होगा, दोनों डॉटर क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर पहुंच जाएंगे और डॉटर क्रोमोसोम का मटेरियल में फिर से डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे जैसे वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट होगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी और क्या बन जाएगी, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा और सेल ऑर्गेनेल फिर से रीअपीयर हो जाएंगे। तो टीलोफेज की पहचान ही यही है, क्या, क्रोमैटिन मटेरियल रीचेस टू द डिफरेंट पोल, पहला, स्टार्ट डीकंडेशन दूसरा, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल अपीयर हो जाएंगे। टीलोफेज सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। अब क्या स्टार्ट होगा, आंसर देंगे साइटोकाइनेसिस सेकेंड। क्या होगा, ये मान लेते हैं टीलोफेज के बाद सेल है जिसमें 2 ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं। अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो सीधे सीधे क्या होगा, एक डॉटर सेल बन जाएगी, ये दूसरी डॉटर सेल, ये भी हेप्लॉइड होगी, ये भी हेप्लॉइड होगी। अब एक बात हमको अच्छे से याद होना चाहिए, जब हम लोग मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करती हैं तो कितनी हेप्लॉइड सेल मिलती हैं, 2, और इनको क्या कहते हैं, डायड ऑफ सेल। लेकिन जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी तो कितनी डॉटर सेल मिलेंगी, एक सेल से 2 मिलती हैं तो 2 सेल से 4 डॉटर सेल मिलेंगी और इसको कहेंगे टेट्राड ऑफ सेल। याद रखिएगा, टेट्राड ऑफ सेल कब मिलता है, मियोसिस सेकेंड पर मिलता है। डायड ऑफ सेल कब मिलता है, मियोसिस फर्स्ट पर मिलता है। एक आखिरी क्वेश्चन कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट सेल होगी और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक पेरेंट सेल है जो कि 2n है। पहले हुआ मियोसिस फर्स्ट, कितनी सेल मिली, 2 सेल मिली। ये भी n की होती है, ये भी n की होती है। याद रखिएगा कि ये भी
रिकॉम्बिनेंट होती है और ये भी रिकॉम्बिनेंट होती है। उसके बाद इसमें होगा क्या, मियोसिस सेकेंड। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। इससे बनेंगी 2 और इससे भी बनेंगी 2, सब की सब क्या होंगी, हैप्लॉइड। लेकिन इसमें से ये एक रिकॉम्बिनेंट होगी, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी, ये रिकॉम्बिनेंट होगी और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी। मतलब एक सेल से जो 2 बनेंगे उसमें एक रिकॉम्बिनेंट होगी और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। इस एक सेल से जो 2 बनेंगे उसमें एक रिकॉम्बिनेंट होगी और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट ये कितना, 25%, 25%, 25% और 25%। तो एक पेरेंट सेल से जो 4 डॉटर सेल मिलती हैं उसमें 50% क्या होती हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल होती हैं और 50% क्या होती हैं, पेरेंटल या नॉन रिकॉम्बिनेंट। याद रखिएगा, मियोसिस के बाद जो 4 सेल मिलती हैं उसमें से 2 रिकॉम्बिनेंट सेल होती हैं और 2 नॉन रिकॉम्बिनेंट। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय बच्चों।